हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पिछले टॉपिक में रासायनिक साम्यावस्था चैप्टर के अंतर्गत हम भौतिक परिवर्तन में साम्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम यहाँ पर उसके आगे जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें साम्य के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत उत्क्रमणी एवं अनुत्क्रमणी अभिक्रिया के बारे में भी अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ रासायनिक साम्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में भी हम आगे समझने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर जो रासायनिक परिवर्तन में साम्य के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो एक टॉपिक आता है इसमें अभिक्रिया के प्रकार। तो जैसे आप लोग पूर्व कक्षाओं में अभिक्रियाओं के बारे में आपने बहुत ज़्यादा विस्तार से आपने अध्ययन किया है। तो अभिक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं उसके अंतर्गत एक आपने सुना होगा अनुत्क्रमणी एवं उत्क्रमणी अभिक्रिया। अनुत्क्रमणी एवं उत्क्रमणी अभिक्रिया। तो हम इसको अंग्रेजी में इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो अनुत्क्रमणी अभिक्रिया ये दिशा के आधार पर हम इस अभिक्रिया को जानते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं यदि हम इसको लेते हैं और एक निश्चित ताप या सांद्रण अपन रखते हैं और हम मानते हैं कि पूरे के पूरे अभिकारक से जो क्रियाकारक हैं इसको हम क्रियाकारक भी बोलते हैं। तो हम सोचते हैं कि पूरे के पूरे अभिकारक से उत्पाद या जिसको और अपन नाम देते हैं इसमें क्रियाफल बनता है। तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि पूरे के पूरे अभिकारक उत्पाद या क्रियाफल में परिवर्तन होते होंगे, लेकिन सभी अभिक्रियाओं के लिए ऐसा नहीं है। कुछ अभिक्रियाओं के लिए है और कुछ अभिक्रियाओं में हम जितना अभिकारक लेते हैं उत्पाद तो बनते हैं, लेकिन कुछ मात्रा अभिकारक और उत्पाद बार बार बदलते भी रहते हैं। माने पूरे के पूरे अभिकारक की मात्रा उत्पाद में परिवर्तन नहीं हो पाते। इस प्रकार से हम इसको अध्ययन करने के लिए कुछ अभिक्रियाओं जैसे और कुछ भी परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित भी होता है और अवशोषित भी होते हैं, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होते। ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक हम टॉपिक ले रहे हैं इसमें अनुत्क्रमणी अभिक्रिया। तो दिशा के आधार पर है। कोई रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होते हैं, केवल एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पर मैं संक्षिप्त में यहाँ पर लिख रहा हूँ। अभिकारक है, यहाँ से प्राप्त हो रहा अपन को उत्पाद या जिसको अपन क्रियाफल भी बोलते हैं। दिशा चेंज नहीं है, केवल यहाँ से ऐसा ही बनेगा, वापस इससे ऐसा नहीं बनेगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में ही संपन्न होते हैं, दोनों दिशाओं में नहीं होते। केवल इसे लिखा गया है, केवल एक ही दिशा में संपन्न हो जाते हैं। अभिकारक लिए हैं, उत्पाद में परिवर्तन हो गया, अब वापस जो बना हुआ है ऐसा फिर से नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ उदाहरणों का यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। बेरियम क्लोराइड जिसका सूत्र है BaCl2 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको अपन इस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और यह है बेरियम क्लोराइड। इसका हम विलयन लेते हैं और इसमें इस सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं। तो अभिक्रिया में आप यहाँ पर पाएंगे
बेरियम यदि आप अलग से भी बताना चाहेंगे तो एक क्लोराइड में केवल एक ही माइनस होते हैं आवेश, और बेरियम इसमें 2 प्लस आवेश होते हैं। ये आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आते हैं। इसी प्रकार से ये जो हाइड्रोजन है इसमें केवल एक ही प्लस धन आवेश होते हैं, और ये जो सल्फेट है इसमें 2 माइनस आवेश के रूप में होते हैं। जब इस प्रकार से हम इसका अभिक्रिया कराते हैं तो इसका प्लस बेरियम, इसका माइनस सल्फेट, ये दोनों क्रिया करके बेरियम सल्फेट, इस प्रकार से ये पदार्थ है बेरियम सल्फेट। इसका हमको एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होते हैं। ये अवक्षेप के रूप में होते हैं। अवक्षेप का जो मतलब है एक साधारण तौर पर इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो यहाँ पर अभी एक केवल ऐसा विलयन के रूप में था, लेकिन जैसे ही ये बेरियम क्लोराइड का विलयन था, इसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को ऊपर से मिलाया, तो सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे यहाँ पर मिलाओगे तब यहाँ पर जो बेरियम क्लोराइड है इनकी क्रिया से बेरियम का सल्फेट बनता है, और इस प्रकार नीचे में ठोस के रूप में ऐसा नीचे में बैठ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं अवक्षेप, जिसको अंग्रेजी में संक्षिप्त में ऐसा प्रेसिपिटेट, इसका पूरा नाम होता है, इसको अपन पीपीटी के नाम से जानते हैं। ये जो अभिक्रिया है इसको अपन इस प्रकार से तीर चिन्ह को नीचे तरफ हम दर्शाते हैं, और ये बताता है अवक्षेप माने जो पदार्थ है ठोस रूप में बन करके नीचे बैठ गया है। और साथ ही साथ इसमें इसका प्लस इसका माइनस हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के संयोग से HCl भी बन रहा है। इस प्रकार से तो जो बेरियम सल्फेट है HCl के साथ में घुलता नहीं है, इसलिए वो नीचे में इस प्रकार से बैठे रहेगा। तो ये जो अभिक्रिया है इसको अपन अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है यहाँ पर हमारा केवल ध्यान जो है केवल दिशा पर है इसमें। तो केवल ये दोनों पदार्थ मिले हैं और केवल ऐसा ही पदार्थ बना है। फिर से वहाँ पर जो पदार्थ है ये दोनों क्रिया करके ऐसा यहाँ पर अभी नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से एक अभिक्रिया उदाहरण हो गया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत अवक्षेपण अभिक्रिया। उसी प्रकार से एक दूसरे एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ मैं। जैसे कि आप लोग कक्षा 10वीं में प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि आप सब पढ़े हैं। इसमें जिंक के टुकड़े जो ठोस के रूप में रहते हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड जिसका सूत्र होता है H2SO4, इसके साथ हम जब क्रिया कराते हैं तनु होता है। अभी हमको यहाँ पर केवल दिशा से मतलब है। तो जिंक के चूर्ण को में सल्फ्यूरिक एसिड गिराते हैं तो यहाँ पर हमको ऐसा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है और यहाँ पर जिंक सल्फेट प्राप्त होते हैं। ये ठोस के रूप में प्राप्त होते हैं और ये जो गैस है हाइड्रोजन इस प्रकार से तेजी से बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है फिर से ये हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट मिल करके ऐसा नहीं बनाते। यहाँ पर तीर चिन्ह केवल एक ही दिशा में है, अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में और विस्थापन अभिक्रिया भी के नाम से जानते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर ये भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के ही अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पुनः जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिल करके ऐसा पुनः नहीं बनाते। अर्थात विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के ही अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर और कुछ अभिक्रियाओं के बारे में आपको बता दूं जो आप पूरे कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे एक अभिक्रिया होता है जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, अर्थात अम्ल को क्षार से क्रिया करा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम एक अम्ल ले रहे हैं अपन HCl, ये अम्ल है जिसको अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं।
और एक क्षार ले रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है। जब दोनों को क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर अम्ल से H+ निकलते हैं और क्षार से OH-, जिसको आप लोग 10वीं में अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। यहाँ पर सोडियम में धनात्मक आवेश और क्लोरीन में ऋण आवेश। तो इस प्रकार से इसका धन इसके ऋण से क्रिया करता है और ये Na+ और Cl- मिल करके NaCl, जिसको अपन यहाँ पर लवण के नाम से जानते हैं, और दूसरा यहाँ पर अम्ल के द्वारा H+ और क्षार से निकला हुआ OH-, ये दोनों क्रिया करके जल बनाते हैं। तो लवण और जल भी बनते हैं। इसी अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर ये भी जो अभिक्रिया है, ये इस प्रकार से तीर चिन्ह यहाँ पर एक ही दिशा में है, तो ये जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत ये भी आते हैं इसमें। यदि हम इसको उल्टा करते हैं, नमक को NaCl को जल में खोलते हैं, तो इस प्रकार से ऐसा NaOH प्राप्त नहीं होता अपन को। भले आयनित होते हैं, Na+ Cl- ही आयनित होता है, लेकिन ऐसा यौगिक हमको अलग से प्राप्त नहीं होते। अतः यह जो अभिक्रिया है, ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगे। कुछ उदाहरण यहाँ पर और हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे एक अभिक्रिया होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसके बारे में यहाँ पर मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, जिसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे SnCl2, जिसको अपन स्टेनस क्लोराइड कहते हैं, इसकी क्रिया फेरिक क्लोराइड के साथ हो रही है, FeCl3, फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पर जो अभी अभिकारक है, अब उत्पाद जब बनते हैं तो स्टेनस का बनता है स्टेनिक में चेंज, और फेरिक वाला का फेरस में, ईक वाले का अस में और अस वाले का ईक में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया बनते हैं। इसमें SnCl4, ये जो 2 क्लोरीन था, यहाँ से 2 क्लोरीन और जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से स्टेनिक से बनता है यहाँ पर स्टेनस से बनता है स्टेनिक क्लोराइड। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो फेरिक है, जिसमें यहाँ पर आयरन में 3+ है, अभी यहाँ पर और कहेंगे, तो ये जो टीन है इसमें 2+ है, और यहाँ पर जो टीन है इसमें 4+ के रूप में उपस्थित है। अब यहाँ पर ये फेरिक से बनता है फेरस, Fe, जिसमें कि आयरन 2+ में आते हैं। तो इस प्रकार से सूत्र में हो जाएगा FeCl2। तो समीकरण को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, तो एक SnCl2 को 2 क्लोरीन चाहिए, तो एक ही से 2 ठो नहीं आ रहा है, यहाँ से केवल एक आ रहा है, और इस प्रकार से ऐसा FeCl2 बन रहे हैं। तो यहाँ पर 2 की जरूरत पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर 2, एक से एक आ रहा है, फिर दूसरे से एक आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर ये यौगिक बन यहाँ पर फेरस क्लोराइड। तो यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं इसमें कि फिर से इसको यदि ऐसा क्रिया कराते हैं तो फिर से ऐसा नहीं बन पा रहा है। अर्थात दिशा जो है केवल अभिकारक ये है दोनों, स्टेनस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, ये दोनों क्रिया करके स्टेनिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड बन करके समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर दिशा अपने आप इधर चेंज नहीं होते, एक ही दिशा में होती है। इसको अपन एक दैशिक भी बोलते हैं, जिसमें तीर चिन्ह एक ही दिशा में आपको बताया गया है। अतः ये भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के ही अंतर्गत में आएंगे। तो ऐसे अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद बना करके ही समाप्त हो जाते हैं, यानी दिशा उसकी बदलती नहीं है। इस प्रकार के अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और एक अभिक्रिया होती है जिसमें उसकी दिशा परिवर्तन होते हैं, जिसको हम यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो दोनों दिशाओं में संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इधर से
इसको अंग्रेजी में अपन रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन अंग्रेजी नाम है, और हिंदी में हम इसको उत्क्रमणी अर्थात रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स माने वापस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये अभिकारक है, अभिकारक आपस में मान लो उदाहरण के लिए दो या दो से अधिक अभिकारक हैं। एक उदाहरण के ले रहा हूँ मैं, अभिकारक और अभिकारक क्रिया कर रहे हैं, तो ऑलरेडी अभिकारक ही होते हैं, और यहाँ से उत्पाद बना रहे हैं, चाहे एक से अधिक बने चाहे एक ही बने। अब फिर से यही जो उत्पाद हैं वापस इस प्रकार से चेंज होते हैं इसमें, और फिर से यही अभिकारक फिर से क्रिया करके फिर से उत्पाद बनाते हैं। ये बार बार जो प्रक्रम है चलते रहते हैं, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं। यहाँ पर शब्द ले रहा हूँ मैं, चलती हैं सामान्य शब्द में, माने चलती है माने रुक नहीं रही है, अर्थात अभिक्रिया लगातार गतिमान अवस्था में है। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम उत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो अवस्था आती है एक निश्चित ताप, दाब और इसके लिए ताप भी निश्चित होना चाहिए, एक निश्चित दाब होना चाहिए, और सांद्रण जिसको अपन बोलते हैं सामान्य शब्द मात्रा कहते हैं, ये तीन चीज़ें खास करके एक निश्चित होगा तभी ऐसा अवस्था बन सकती हैं जिसमें दो विपरीत प्रक्रियाएं। यहाँ पर देखिए दो विपरीत प्रक्रियाएं, क्योंकि हम साम्यावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, और साम्यावस्था को हम पूर्व कालखंड में पढ़ चुके हैं कि दो विपरीत प्रक्रियाएं एक साथ समान गति से चल रही हैं। तो इसके बारे में यही हमको यहाँ बता रहा है इसमें। तो जैसे एक उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, आयोडीन का सूत्र होता है I2, ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, और यहाँ से उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड जिसका सूत्र होता है HI, इस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। अब ये जो तापमान यहाँ पर मान लीजिए 444 अंश सेंटीग्रेड पहुँचता है, तो इस तापमान पर इस अभिक्रिया के लिए जो HI बना हुआ है पुनः इस हाइड्रोजन और आयोडीन में परिवर्तन होते हैं, और इस प्रकार से हम तीर चिन्ह को फिर से इस प्रकार से हम यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो संक्षिप्त में हाइड्रोजन और आयोडीन अभिक्रिया के और 444 अंश सेंटीग्रेड ताप पर इस अभिक्रिया के लिए है, अलग अलग अभिक्रियाओं में साम्यावस्था अलग अलग तापमान पर होती है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और इसी ताप पर पुनः जैसे पहुंचता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से टूटना चालू हो जाता है और हाइड्रोजन और आयोडीन बना लेते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है क्योंकि दिशा दोनों दिशा में है, इसीलिए अभिक्रिया उत्क्रमणी अभिक्रिया कहलाती है, और ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। अर्थात ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन आयोडीन मिले और ऐसा बन करके समाप्त हो गए, ऐसा नहीं होता। जो बनना है पुनः ऐसा बार बार ऐसा चक्र जैसे चल रहा है इसमें। एक दूसरा उदाहरण हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों अभी अभिकारक हैं और यहाँ से क्रिया करके बना रहे हैं इसमें अमोनिया गैस, इसका सूत्र होता है NH3, जिसको मैं इस प्रकार से संतुलित कर रहा हूँ संख्या को। तो एक निश्चित दाब के बाद में यहाँ पर जो अमोनिया बना होता है वह पुनः नाइट्रोजन, प्रारंभ में तो ऐसा नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाते रहते हैं, लेकिन एक निश्चित ताप तक जैसे पहुँचता है, एक निश्चित दाब भी पहुँच जाते हैं, तो जो बना हुआ अमोनिया है पुनः इस प्रकार से फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन टूट जाते हैं, और ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है उसी ताप पर बार बार से चेंज होते रहते हैं, अर्थात ये कभी भी समाप्त नहीं होते। अर्थात ये जो अभिक्रिया है वह उत्क्रमणी अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और कुछ उदाहरणों को हम यहाँ पर गौर करते हैं इसमें। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड,
जिसका सूत्र होता है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये यौगिक है। इसको अपन जब गर्म करते हैं तो इस प्रकार से विघटन होता है और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 3 है इसमें, तो इसको अपन ट्राइक्लोराइड कहते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में बदल जाती है और एक निश्चित ताप के बाद यहाँ पर जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है और क्लोरीन आपस में पुनः मिल जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम मुख्य से एक बंद पात्र में कराते हैं। तो इस प्रकार से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन मिल करके पुनः PCl5 बनाते हैं और जो PCl5 बना रहता है वह एक उसी निश्चित ताप पर बार बार इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम देखेंगे तो कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करते। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं और हमारा जो साम्यावस्था है यह ऐसी ही अभिक्रियाओं के लागू होते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही साम्यावस्था प्रारंभ होगा या उसको हम लागू कर सकते हैं। जितने भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं हम उसमें साम्यावस्था के नियम लागू नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें दो विपरीत अभिक्रियाएं, एक इस प्रकार से जिसको हम अग्र अभिक्रिया कहते हैं और एक को हम यहाँ पर पश्च, मैं यहीं पर थोड़ा बता दूं, अग्र और ये है पश्च या इसी को हम प्रतिप भी बोलते हैं। ऐसे दो ठो अभिक्रिया यहाँ पर चल रहे हैं। अंग्रेजी में इसको फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो दो अभिक्रिया एक साथ चल रही हैं। तो इस प्रकार के दो विपरीत अभिक्रियाएं हैं, इसीलिए हम और साम्यावस्था शुरू में बता दिया गया है कि दो विपरीत अभिक्रियाएं समान गति से समान एक ही निश्चित ताप पर चलती हैं। तो इसीलिए हम रासायनिक साम्यावस्था के जो भी नियम हैं हम इसको केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही लागू करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम इसमें कौन कौन से रासायनिक साम्यावस्था के नियम के अंतर्गत में होते हैं इसको थोड़ा अपन विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसमें विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं? रासायनिक साम्य की विशेषताएं, रासायनिक साम्य की विशेषताएं, जिसमें से सर्वप्रथम हम देखेंगे रासायनिक जो साम्य होती हैं, जैसे अभी बताया गया, मान लीजिए एक अभिकारक है A और दूसरा अभिकारक है B, दोनों क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, नाम है उसका C और मान लीजिए यहाँ पर है D। क्योंकि हम साम्यावस्था को केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया की ही लागू करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इसमें तापमान निश्चित होते हैं। सर्वप्रथम पहला जो समीकरण है इसको मैं थोड़ा सा इस रूप में लिख दूं। ये सामान्य समीकरण है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी? तो पहला, इसमें एक निश्चित ताप पर ही हो सकते हैं, ताप निश्चित होना चाहिए, ताप निश्चित हो। सभी ताप पर अलग अलग अभिक्रिया वो इस प्रकार से साम्यावस्था प्रदर्शित नहीं कर सकते। एक विशेष अभिक्रिया के लिए एक निश्चित ताप की जरूरत पड़ती है। जैसे एक उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और आयोडीन, एक तापमान है, निश्चित तापमान है 444 अंश सेंटीग्रेड। इतने ताप होगा तभी ऐसा उत्क्रमणीय अभिक्रिया बना सकते हैं और तापमान कम या ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में केवल हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर के केवल HI बनाएंगे, फिर से HI H2 और I2 में बदलेगा नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक निश्चित तापमान पर ही साम्यावस्था हो सकते हैं। दूसरी बात, यदि कोई अभिकारक गैसीय अवस्था में हो तो उसका जो दाब है वो भी निश्चित होना चाहिए। तो एक निश्चित दाब पर ही
साम्यावस्था हो सकती है। ऐसे अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए, कोई अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो रहा है उसके लिए अलग अलग प्रकार के ही दाब लागू होंगे। तीसरी बात देखेंगे यहाँ पर, इसमें उसके दो विपरीत प्रक्रिया चल रहे हैं। इसको बोलते हैं अपन अग्र और एक को बोलते हैं अपन पश्च या प्रतीप। तो ये दोनों की जो दर होती है इसको अपन वेग भी कहते हैं, ये समान होती हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहेंगे अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च जिसी को अपन और बोलते हैं प्रतीप अभिक्रिया का वेग, ये दोनों समान हो जाते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग, ये दोनों ही समान होते हैं। कब? जब साम्य अवस्था होती है। इसी प्रकार से एक पॉइंट और अपन नोट करेंगे इसमें, जैसे यहाँ पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होते। एक निश्चित रंग पर मान लो कोई अभिक्रिया में पहुँच रहे हैं, तो मान लो रंग में पहुँचे हैं तो उसका रंग में फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पहचान बताता है इसकी कि रंग भी एक निश्चित प्रकार से होंगे। ताप निश्चित होगा तभी पहुँच पाएगा, एक निश्चित दाब पर ही परिवर्तन होंगे, माने साम्यावस्था लागू होगा, और उस कंडीशन पर अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का जो वेग होते हैं वो बराबर होते हैं। साथ ही साथ अपन थोड़ा सा देखेंगे, ये जो अभिकारक है और ये जो उत्पाद है, अभी फिलहाल हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक मान रहे हैं और इसमें उत्पाद मान रहे हैं। तो जब दोनों दिशा में हो जाएगा तब की स्थिति में न तो हम इसको अभिकारक बोलेंगे न ही उत्पाद बोलेंगे, क्योंकि दोनों काम कर रहा है। अभिकारक भी है और उत्पाद भी है, और ये भी अभिकारक ही है और उत्पाद भी है। दोनों प्रकार से इसको मान सकते हैं। तो दोनों तरफ का ये जो सांद्रण है या द्रव्यमान है वो भी बराबर होंगे। इस प्रकार से ये रासायनिक साम्य की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। यदि हम इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देंगे, जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और आयोडीन 444 सेंटीग्रेड ताप पर HI बना रहे हैं, यदि तापमान में परिवर्तन कर दें, कुछ कम कर दें या उससे कुछ ज़्यादा कर दें, तो अब केवल एक ही दिशा में हो जाएगा, या तो बाईं से दाईं ओर होगा या तो दाईं से बाईं ओर, एक ही दिशा में ही होगा। अभी तक जो दोनों दिशाओं में चल रहा था ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से दाब में भी है, कुछ अभिक्रियाओं में एक निश्चित दाब की जरूरत पड़ती है। यदि दाब में थोड़ा भी परिवर्तन कर दें तो साम्य अवस्था उसकी भंग हो जाती है, और भंग होने के बाद अभिक्रिया या तो केवल दाएं से बाएं की ओर होगा या बाएं से दाएं, किसी इधर से इधर, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, कोई भी हो सकता है वो। तो ये सामान्य कुछ विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर इसको मैं चित्र के या ग्राफ के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। रासायनिक साम्य में और क्या क्या जानकारी है, इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, एक सामान्य अभिक्रिया A और B, ये दोनों इधर अभिकारक हैं। शुरुआत में हम अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और इस प्रकार से तीर चिन्ह लगाते हैं, इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से C और D माना है ये दोनों उत्पाद हैं। तो जो अभिक्रियाएं होती हैं, ये तीर चिन्ह जब एक ही दिशा में होती है तो वह अग्र अभिक्रिया कहलाती है, या इस प्रकार से हम इसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी को हम साम्य अवस्था पर जब लागू करते हैं तो तीर चिन्ह ऐसा न लिख करके, इस प्रकार से तीर चिन्ह नहीं लगाना है, उसके जगह में हम ऐसा लिखते हैं इस प्रकार से। इसको हम साम्य चिन्ह कहते हैं, इसका नाम है यहाँ पर साम्य।
आइए हम समय और सांद्रता दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। ये सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन जिसको बोलते हैं मात्रा सामान्य शब्द में। तो हमारे पास दो है साम्यावस्था में, एक है अभिकारक, जैसे अभी बता रहा था एग्जाम्पल के लिए मैं A + B, और दूसरा है C + D। ये अभिकारक हैं, इसको अपन ऐसा मानते हैं, और राइट हैंड साइड वाले को उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। तो इसके बीच में जब ग्राफ खींचते हैं, एक अक्ष में यहाँ पर ग्राफ खींचें, एक अक्ष है और y अक्ष है। इसके यहाँ पर समय को लेते हैं एक अक्ष में, इधर समय का मान बढ़ रहा है, इधर सांद्रता का मान बढ़ रहा है। तो प्रारंभ में अभिकारक की मात्रा अधिक होती है, जैसे जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है अभी, क्योंकि अब ये 0 है, ये इससे बहुत अधिक मात्रा है, क्योंकि हम शुरुआत में अभिकारक को ही लिए हैं, और उस कंडीशन पर उत्पाद का मान अभी 0 है, अभी उत्पाद बना ही नहीं है। तो धीरे धीरे समय गुजरता जाएगा, तो यही जो अभिकारक है वह उत्पाद में परिवर्तन होता जाएगा, तो इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसको ग्राफ में इस प्रकार से बता रहे हैं अपन, ये अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घट रही है इस प्रकार से, और जितना इधर घटेगा, अभी 0 से उत्पाद की मात्रा 0 है, और इस प्रकार से धीरे धीरे इसकी मात्रा जो है बढ़ती जाएगी, इधर इस प्रकार बढ़ते जा रहा है। इधर जितना घटेगा इधर उतना एक बढ़ते जाएगा, तो ये उत्पाद की मात्रा ऐसा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा समय के साथ, और अभिकारक की जो सांद्रता या मात्रा है वो धीरे धीरे समय के साथ ऐसा घटते आ रहा है, और एक निश्चित परिवर्तन की कमी या वृद्धि के पश्चात और ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कि ये उत्पाद है या इसको क्रियाफल कहते हैं, इसकी सांद्रण है, और ये जो अपन बनाए हैं इस प्रकार से ये अभिकारक के सांद्रण को व्यक्त करता है, और घटने के बाद में एक निश्चित घटने के बाद में वो रुक जाती है, और ये जो उत्पाद है एक निश्चित मात्रा में वृद्धि होने के बाद वो भी और ज़्यादा बढ़ता है, ऐसा बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि एक निश्चित मात्रा के बाद वो भी रुक जाती है। तो ये जो दोनों के बीच में अंतर आ रहे हैं इस प्रकार से, यही हम इसको समझ सकते हैं कि साम्य अवस्था में है। यदि बढ़ता ही रहता तो ऐसा ग्राफ इधर और बढ़ा होता, घटता ही रहता तो पूरा से 0 हो जाता है, ऐसा नहीं हो रहा है। अर्थात कुछ अभिकारक के भी मात्रा बचे हुए हैं और कुछ उत्पाद के भी मात्रा बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि यह मुख्य रूप से रासायनिक साम्यावस्था को व्यक्त कर रहा है। उसी प्रकार से यदि हम एक ग्राफ और खींचते हैं, अभिकारक से जब उत्पाद बनता है, जिसको हम इस प्रकार से एक का नाम दिए हैं अपन अग्र अभिक्रिया, या इसी को अपन और कहते हैं अग्रगामी अभिक्रिया, और इसी साम्य अवस्था में जो तीर चिन्ह के बाद में हम इस प्रकार से इसको पीछे तरफ लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रतीप या पश्च अभिक्रिया, प्रतीप या पश्च अभिक्रिया। और यहाँ पर है ये कोई क्रियाफल है, या इसी को हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक से बन रहा उत्पाद, और उत्पाद पुनः टूट करके अभिकारक, जिसको अपन अभी नाम दिए हैं इस प्रकार से। तो तीर चिन्ह यहाँ पर बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं की ओर हम ले रहे हैं, इसको हम अग्रगामी अभिक्रिया कहते हैं। और जो तीर चिन्ह यहाँ पर दाएं से बाएं की ओर हो रहा है, इसे हम प्रतीप या पश्च अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम यदि ग्राफ खींचें, जैसे इस प्रकार से है, एक अक्ष है और एक y अक्ष है। तो x अक्ष में हम लेते हैं समय को, इधर मान बढ़ रहा है, और y अक्ष में ये जो अभिक्रिया की दर है, एक अग्रगामी अभिक्रिया और एक है प्रतीप या पश्च अभिक्रिया, जिसको अपन बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया की दर, केवल यहाँ पर दर लिखा जा रहा है, तो ये अभिक्रिया की दर है। तो इस अभिक्रिया की दर और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो समय के साथ साथ जो अग्रगामी अभिक्रिया है
उसकी दर धीरे धीरे घटने लगती है। प्रारंभ में बहुत ज़्यादा रहता है, ये जीरो है। शुरुआत में जब समय जीरो रहता है उस स्थिति में जैसे प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो हाई रहता है अग्र का, क्योंकि अभी उत्पाद बना ही नहीं रहता है। इस प्रकार से इधर का अभिक्रिया तेजी से होता है और धीरे से इधर की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे इसकी मान भी इधर बढ़ने लगती है। तो ये धीरे धीरे बढ़ती है, तो इधर जितना घटेगा उधर इतना ही बढ़ते जाता है। इस प्रकार से इधर जितना घट रहा है इधर उतना बढ़ रहा है। तो ये जो हम ऊपर से नीचे बनाए हैं ये ये अग्रगामी अभिक्रिया, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसमें अग्र अभिक्रिया। और इधर जो ग्राफ बनाया गया है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो शुरुआत में जीरो था, ये प्रतीप अभिक्रिया का है। अग्रगामी अभिक्रिया की दर धीरे धीरे घटती जाती है, प्रतीप अभिक्रिया की दर उतना बढ़ती जाती है और एक निश्चित समय के पश्चात यहाँ पर और ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते, एक स्टेट पर हो जाता है, अर्थात अब चेंज नहीं होते। अर्थात अग्रगामी अभिक्रिया की दर और प्रतीप अभिक्रिया की दर बराबर हो जाती है। इसी अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब समय के साथ में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी अवस्था को ही हम साम्य अवस्था या रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। तो संक्षिप्त में यदि कहना चाहेंगे तो रासायनिक साम्य अवस्था क्या है, तो वह ताप खास करके एक मुख्य अधिकांश अभिक्रियाओं में एक निश्चित ताप पर ही होती है। तो वह ताप जिस पर अग्र अभिक्रिया की दर और प्रतीप अभिक्रिया की दर में समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस स्थिति को हम साम्य अवस्था कहते हैं। और खास करके हम रासायनिक अभिक्रियाओं के ले रहे हैं तो नाम उसका हो जाता है रासायनिक साम्य अवस्था। तो ये कंडीशन होते हैं, ये इसकी यहाँ पर विशेषताएं होती हैं। इसी विशेषताओं के अंतर्गत हम अलग अलग जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं उसके साम्य अवस्था को हम अध्ययन करते हैं, लेकिन इसी प्रकार से इसमें हमको ग्राफ प्राप्त होते हैं। तो ये ग्राफ के माध्यम से हम समय और दर के आधार पर हम साम्य अवस्था को व्यक्त कर सकते हैं और समय और सांद्रता के आधार पर भी हम इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था होती है इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक था इसी के अंतर्गत में ही हम इसकी जो प्रकृति होती है उसके बारे में थोड़ा अपन अध्ययन करेंगे। रासायनिक साम्य की प्रकृति, ऐसे तो विशेषताओं के अंतर्गत ये हो गया कि समय के साथ अभिकारकों सांद्रण में कमी और उत्पाद सांद्रण में वृद्धि हो रहा है। इसकी प्रकृति कहेंगे तो रासायनिक, ये कथन है, रासायनिक साम्य की प्रकृति जिसको अंग्रेजी में नेचर कहते हैं, यह गतिक होती है। डायनेमिक अंग्रेजी में शब्द है। रासायनिक साम्य की प्रकृति गतिक होती है, जिसको हम शुरुआत में समझ चुके हैं कि जो साम्य अवस्था होती है रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की ही लिए लागू होती है। अब इस उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में इधर हम लिखते हैं अभिकारक और दाईं तरफ लिखते हैं उत्पाद, लेकिन बाद में जब वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया में बदल जाते हैं तब न तो कोई अभिकारक अलग से कहलाता है न ही कोई अलग से उत्पाद, क्योंकि दोनों बार बार परिवर्तन होते हैं, तो दोनों अभिकारक बन जाते हैं, दोनों उत्पाद बन जाते हैं। तो ये जो है अभिक्रिया लगातार जारी रहती है, तो जिसको अपन सामान्य शब्द में गतिक कहते हैं। गतिक का सामान्य अर्थ में है जो रुका नहीं है, जो चल ही रहा है, ऐसी इसकी प्रकृति होती है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। इसमें सामान्य एक उदाहरण, जैसे कैडमियम का क्लोराइड है, इसका हम विलयन ले जाएं। कैडमियम जिसका संकेत होता है Cd, कैडमियम क्लोराइड, और इसमें हम इसका जली भी लेते हैं, उसमें H2S गैस जिसको अपन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहते हैं। संक्षिप्त में यहाँ पर लिखता हूँ, इसमें हाइड्रोजन
सल्फाइड। इसको जब हम यहाँ पर इस विलयन में मिलाते हैं, कैडमियम क्लोराइड के विलयन में, तो यहाँ पर इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं और कैडमियम का बनता है सल्फाइड, CdS, कैडमियम सल्फाइड। और दूसरा जो यौगिक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के बनाते हैं HCl। इस प्रकार समीकरण संतुलित करेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, इसके लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। और यहाँ पर जो कैडमियम सल्फाइड है जिसका सूत्र CdS है, ये इस प्रकार से अवक्षेपित हो जाएंगे इसमें। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। शुरू में इस प्रकार से कैडमियम सल्फाइड का अवक्षेप प्राप्त होते हैं और इसका जो कलर होता है पूरा विलयन, अब इस प्रकार से HCl साथ में बार बार घुलते रहते हैं इसमें, इसका कलर होता है इसमें पीला रंग का, या पूरे दूसरे शब्दों में कहें अपन, ये जो रंग है, यदि कैडमियम क्लोराइड जो भी यहाँ पर रंगहीन है, इसमें कोई कलर नहीं है, जैसे पानी रहता है वैसा ही रंगहीन होते हैं। इसमें हम जब H2S गैस को प्रवाहित करते हैं तो कैडमियम सल्फाइड बनता है और इसका कलर पीला रंग हो जाता है। अब इस पीला रंग पर पुनः यदि हम HCl को और एक्स्ट्रा मिला दें, पुनः यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है पीला रंग, इसमें अलग से हम HCl मिला रहे हैं, तो जैसे HCl मिलाते हैं तो पुनः इस प्रकार से जो विलयन रहता है पीला रंग से पुनः रंगहीन हो जाता है, क्योंकि पुनः इस प्रकार के यौगिक पुनः बन जाते हैं। अर्थात इसकी जो दिशा है, जो अभी उत्पाद बोल रहे थे वो अभिकारक बन गया, अभिकारक से उत्पाद, माने ये जो अभिक्रिया है चूंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो जो बना हुआ था पुनः इस प्रकार से यौगिक बदल जाएंगे। इसमें पुनः H2S मिलाते हैं जो रंगहीन है तो पुनः पीला रंग बन जाते हैं। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक जो साम्य होते हैं इसकी प्रकृति गतिक होती है, रुकती नहीं है। तो इस प्रकार हम आज इस टॉपिक के अंतर्गत अनुत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में समझा हमने, और रासायनिक साम्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन किए। धन्यवाद।